हेलो एवरीवन, आई एम संदीप इनफैलेबल और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस क्रैश कोर्स के बैच में। तो क्रैश कोर्स बैच का जो स्टडी रूटीन था जो कि आपके पास होगा ही, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप सबको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा दिया है। तो आज हम लोगों को टाइम एंड टेंस पढ़ना है। चलिए देर न करते हुए हम लोग जो है जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं, ये है हमारा चैप्टर टाइम एंड टेंस, समय और काल। देखिए आगे मैं कुछ इसके बारे में बताऊं उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें जो भी तैयारी कर रहे हो, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो मैं सेशन चला रहा हूँ क्रैश कोर्स का, ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि लगभग 2 महीने में ही, लगभग 2 महीने ये चलेगा बैच, तो लगभग 2 महीने में ही जो है आपकी इंग्लिश की तैयारी कंप्लीट हो जाने वाली है, जिससे आप मिनिमम 80% मार्क्स जो है आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं पूरा डिटेल्स भी बताने का प्रयास कर रहा हूं और कम टाइम में भी। तो इसलिए जो है मैं क्योंकि मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टाइम एंड टेंस में हमें क्या पढ़ना है। देखिए टाइम का मतलब क्या होता है? समय। टाइम का मतलब होता है समय। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ध्यान से। समय और ये एंड का हिंदी मीनिंग और होता है, और टेंस का हिंदी काल होता है। समय और काल। देखिए क्या है कि कई बार हम लोग यही नहीं जान पाते हैं कि टाइम और टेंस के बीच में डिफरेंस क्या है अंतर इन दोनों में, क्योंकि आप लोग पहले टेंस तो पढ़े ही होंगे, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये वीडियो रोक दें आप और पहले टेंस पढ़ लें। मेरे ही चैनल पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट बना होगा जिसमें मैंने टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप इसे पहले पढ़ लें, क्योंकि इस चैप्टर में जो है पूरा टेंस कितने होते हैं? 3, और उनके 4-4 पार्ट्स होते हैं, तो टोटल हो जाते हैं 12। यानी टोटल टेंस के भेद कितने हो जाते हैं? 12, और 12 के अलग अलग अपने अपने एक नियम होते हैं। तो आपको जो है ना वो सारे नियमों का जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। यानी टाइम एंड टेंस बिना टेंस का संभव ही नहीं है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो फिर ये चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहले उसे देख लेना चाहिए, और अगर आपको पता है टेंस तो फिर कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में ठहर जाएं और इसे लास्ट तक देखें। आपको जो है मेरा गारंटी है कि समझ में आ जाएगा। मैं उस तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और अगर नहीं देखें तो फिर आप पहले उसे जाएं, देखें, फिर वापस जो है इस वीडियो पे आ पाए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करने का प्रयास करता हूं इसके बारे में। समय और काल आप समझ गए, मैं इनको थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूं। यहां पे मैंने टाइम को लिखा हुआ है कि टाइम क्या है। देखिए पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो है समय 3 प्रकार का होता है, जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये टाइम क्या है भाई? टाइम मतलब समय, और टेंस का मतलब काल, वो भी एक तरह से समय को ही बताता है। पर दोनों में डिफरेंट क्या है? समय तो दोनों ही बताते हैं, पर फिर दोनों के बताने में ऐसा क्या अंतर है, ये तो जानना जरूरी है ना। क्योंकि समय ये भी बताएगा, समय ये भी बताएगा, लेकिन आखिर ये किस टाइप के समय बताएंगे भाई? ये किस टाइप का समय बताएगा और ये किस टाइप का समय बताएगा, यही जानना हम लोगों को। देखिए टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी ये जो टाइम है अलग अलग मैंने लिख दिया है इसको। टाइम कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, ये ग्रामर का चीज नहीं है। कौन चीज? टाइम। ये एक डिक्शनरी का सामान्य शब्द है। जैसे कि डिक्शनरी में सामान्य शब्द हम लोगों को बहुत सारे मिलते हैं, बॉय, फैन, मैट, पेन, वॉच, बहुत सारी चीज मिलते हैं ना डिक्शनरी में, वैसे ही डिक्शनरी का एक सामान्य शब्द है कौन चीज? टाइम। इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। इससे गुजरने वाले डेज, किसके? डेज, मंथ्स, ईयर्स का बोध होता है। मतलब इससे क्या होता है कि मतलब जो दिन गुजरता है या फिर महीना गुजरता है या साल गुजरता है, तो उसी का पता चलता है। तो देखिए डेज, मंथ्स, ईयर्स अगर है तो वो भी तो समय बता रहा है ना। 2 दिन लगेगा, तो हम बता रहे हैं कि 2 दिन लगेगा, मतलब 2 दिन क्या है? समय ही तो है। आगे देखते हैं, इसे पूरे वर्ड में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट, लो जी किधर गया? पास्ट, यहाँ पे पास्ट गायब है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ ये रहा ये रहा प्रेजेंट, और ये पास्ट यहाँ पे रहेगा दूसरा, और ये फ्यूचर। मतलब इसे टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे मैंने जो है पहले से इसका जो है इंग्लिश में मैंने यहाँ पे टाइम का लिख दिया है। अब टेंस का हम लोग डिस्कस करेंगे, आप चाहे तो यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा।
अब समझते हैं टेंस के बारे में। तो ये भाई टेंस क्या है? देखिए, टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है। उसके बारे में हम लोग क्या डिस्कस किए, फिर चला दूं। ये नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, यानी ये ग्रामर का चीज नहीं है। वही जो है वो टेंस क्या है, ये ग्रामर का चीज है। ओहो, मैंने तो पेन लिया ही नहीं था। बिना पेनों का लिखा जाता है क्या? तो ये क्या है? ग्रामेटिकल टर्म है, यानी कि टेंस एक ग्रामर का चीज है। ठीक है, यह डिक्शनरी का एक सामान्य शब्द नहीं है। मतलब वो डिक्शनरी का एक सामान्य शब्द था, ये डिक्शनरी का सामान्य शब्द नहीं है। यह वर्ब का रूप है जो समय बताता है। यानी ये क्या है जी? वर्ब का रूप है। ये वर्ब है जो क्या बताएगा? समय बताएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपको। टाइम में क्या होगा? टाइम जो है उसमें टाइम बताने के लिए जो वर्ड आएंगे वो डेज होगा, मंथ्स होगा या ईयर्स होगा। लेकिन इसमें जो समय बताने के लिए शब्द आएगा वो क्रिया होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोलेंगे कि ही गोज, गोज बोलेंगे ना, ही गोज। तो यानी ये चाहे ये भी बोल सकते हैं कि यू गो। तो ये गो जो है किस तरह के टाइम को बता रहा है? प्रेजेंट को। वही कह देंगे यहाँ पे वेंट। तो ये क्या बता रहा है? पास्ट को बता रहा है ना, वेंट पास्ट को बता रहा है। तो यानी कि क्रिया ही है, दोनों से मतलब अलग अलग टाइम का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बता रहा है प्रेजेंट को, ये बता रहा है पास्ट को। वही शैल को कह देंगे तो वो फ्यूचर को इंडिकेट करने लगेगा। यानी कि टाइम में जो वर्ड आता है समय बताने के लिए वो क्रिया होता है। मतलब क्रिया ही यहाँ पे आके समय को बताता है। और गलती हो गया, टेंस। टेंस यानी टेंस में क्या है कि क्रिया ही आकर के क्या करता है? समय बताता है। और वही टाइम में क्या होता है कि डेज, मंथ्स और ईयर्स आते हैं जो कि समय बताते हैं। यही दोनों में मुख्य अंतर है। तो आप जो है ध्यान रखेंगे, कोई पूछेगा तो आप यही बताइएगा। अब चलिए, अब हमें नियम समझना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो टेंस के 12 नियम है जो मैंने रिक्वेस्ट किया आपको पहले से, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो पढ़ने के लिए मैंने बताया, तो आप जो है उसके देख लेंगे। और यहाँ पे फिर भी मैंने जो है टेंस का 12 नियम लिख दिया है। टेंस का जो 12 नियम होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबका मैंने यहाँ पे नियम लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी एक बार देख करके याद कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नियम समझते हैं। इसमें करना क्या है, इस चैप्टर में क्या करना है हम समझेंगे। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आएगा। और ऑप्शन जो रहेगा वो वर्ब रहेगा। वर्ब यानी कि क्रिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है और सेंटेंस का ऑप्शन में गो को 4 बार लिख देगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब ऑब्जेक्टिव में रहेंगे ही। और उसका ऑप्शन जो मिलेगा वो ऑप्शन में क्रिया रहेगा, वर्ब। और उसी वर्ब को हमें क्या करना है? सही टेंस में लिखना है। यानी हमें ये देखना है कि उस सेंटेंस के अनुसार वहां पे गो लिखा जाए, कि गोज लिखा जाए, इवेंट लिखा जाए या गोइंग लिखा जाए। यही काम हम लोगों को करना है। यानी इस चैप्टर में हम लोगों को क्रिया को सही टेंस के फॉर्म में ले जा करके और उस खाली जगहों में भर देना है। या फिर एग्जाम में तो भरना नहीं रहता है, उसमें तो टिक लगाना या गोला रंगना रहता है। तो बात वही है, वही काम करना है। चलिए नियम देखते हैं। अब हम लोग, ये रहा हमारा पहला नियम। यदि फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में रहे तो सेकंड सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में होगा। ध्यान रखना है कि अगर कोई सेंटेंस है, मतलब एक ही सेंटेंस है, उसमें कंजंक्शन आकर के जोड़ दिया, और 2 सेंटेंस है मतलब, या 2 से अधिक भी सेंटेंस है, और उसमें कंजंक्शन को मतलब ला करके हम उसे जोड़ दिए आपस में। तो जोड़ने के बाद हम देखेंगे कि जो सेंटेंस का जो पार्ट है पहला वाला, जिस टेंस में यूज हुआ है वही दूसरे वाले पार्ट्स में भी टेंस का यूज करना है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, वी गो टू कॉलेज डेली, और यहाँ पे जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड आया है? देखिए, जोड़ने के लिए एंड आया है। क्या आया है जी? एंड आया है। आप लोगों को दिख रहा होगा, कौन सा कलर रूम की दिखाई पड़े। जोड़ने के लिए एंड आया है। इधर एक वाक्य है और एंड के बाद भी एक वाक्य है। तो वी गो टू कॉलेज डेली, हम लोग रोज कॉलेज जाते हैं, और डॉट डॉट मेनी थिंग्स, और बहुत सारा चीज लर्न दिया है। लर्न मतलब सीखना होता है। तो बहुत सारा चीज क्या सीख रहे थे, सीखे थे। हम लोग रोज कॉलेज जाते हैं और बहुत सा चीज सीखते हैं कि सीख लिए थे, सीखते हैं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो यूज किया गया है गो यानी प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ भी प्रेजेंट में ही लगेगा। तो प्रेजेंट का ऑप्शन कौन कौन सा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि टेंस आप लोग पढ़ ले पहले। तो प्रेजेंट का ऑप्शन लर्न भी है, लर्न्स भी है, क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट में होता है। ये तो पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है ना, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वी फोर। तो इसीलिए बोल रहा था कि याद कर लीजिए आप लोग।
अगर नहीं है या तो फिर तो बात ही नहीं है। और लंच का मतलब ये वर्ब का दूसरा रूप है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो हमें चाहिए प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट तो दोनों है, लेकिन दोनों में से कौन सा लगेगा? बी के साथ क्या लगता है? बिना एस वाला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला देखते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने एक ही एग्जांपल लिखा हुआ है और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न हमारे एग्जाम में आएंगे, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि इसमें का हूबहू कोई जो है एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये भी होता है, ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है? शाश्वत सत्य, मतलब जो ऐसे ही, मतलब प्रकृति के द्वारा ही कोई चीज बन गया है ना, वो होता ही है, ऐसा हमने मान लिया है, तो उसी को शाश्वत सत्य बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। या फिर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मतलब आदतन जाहिर, यानी प्रेजेंट का जो हैबिट है वो वाली चीज। जब कभी भी ऐसी बातें आती हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उस वाक्य को लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस है, ही डॉट डॉट टू कॉलेज एवरी मॉर्निंग। वह हर सुबह कॉलेज, आदत की बात है ना, हर सुबह कॉलेज जाता है, मतलब आदत, हैबिट की बात आ रही है कि वो रोज सुबह में, यानी कोई भी काम रोज नियमित रूप से करते हैं हम, तो वो हैबिट कहलाता है। और हैबिट को किस में लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऑप्शन देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन ये भी है, ये भी है, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है और ये भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। हमें किस में लिखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो गो आ गया, ही के साथ कौन सा लगेगा? गोज, ये कर देंगे। द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर। यहाँ पे ऑप्शन में हम लोगों को मूव मिला है, क्या मिला है? मूव। मूव के अलग अलग फॉर्म्स लिखे हुए हैं, किस टेंस में डालना है ये हमें जानना है। तो देख रहे हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ऐसा नहीं ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो हम लोग ऐसे ऐसे पृथ्वी को ऐसे ऐसे घुमा के छोड़ दिए हैं, अब घूम रही है, आपको हमने तो किया नहीं है, ये तो शाश्वत सत्य है भाई, पहले से मतलब अपने आप हुआ है। तो ऐसी चीजों को हम बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। और ऑप्शन देखेंगे दोनों है, मूव्स भी है और मूव भी है, दोनों प्रेजेंट का है। अब ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ एस वाला लगता है, तो इसलिए आप क्या हो जाएगा? मूव्स। अब कह रहा है कि ऑनेस्टी डॉट डॉट द बेस्ट पॉलिसी, ये तो बिना आपको समझाया ही बता दीजिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पहले से हम लोग जानते हैं नहीं। तो ये इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट डालना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? ये तो वॉज है, वो तो होगा नहीं। आर भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लेकिन आर नहीं हो सकता क्योंकि ये कौन सा नाउन है? ये आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पता ही है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिन नहीं सकते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो नियम हम कंप्लीट कर लिए, आगे देखते हैं। चलिए तीसरा हमारा नियम क्या आया? वर्तमान के विचारों, भावनाओं, स्थितियों, यानी प्रेजेंट टाइम में हमारे माइंड में जो भी विचार आ रहा है, भावना आ रहा है, जो या फिर कोई स्थिति मतलब है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। यानी वर्तमान में जो भी बातें आ रही है हमारे दिमाग में, जैसे सी डॉट डॉट ब्यूटीफुल, वो सुंदर, वर्तमान की बात है, हम कह रहे हैं कि वो लड़की बड़ा सुंदर दिख रही है भाई, तो इसको दिख रही है नहीं कहना है, दिखती है। हालांकि दिख रही है यही अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी भाई ग्रामर का नियम है, हम अपने से कुछ कर नहीं सकते। ग्रामर कहता है कि नहीं हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट दीजिए, नहीं तो हम लोग तो यही बोलते हैं कि देखो ना कितना सुंदर दिख रही है, और सब लोग अपना काम छोड़ के देखने लगते हैं, यही ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को वो नहीं कहना है कि दिख रही है, यहाँ पे क्या कहना? दिखती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लुक्स। लुकिंग हो भी नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे इज रहता तब ना लुकिंग होता है। सिर्फ ये थोड़े ना होता है कि आई गोइंग, सी इज गोइंग होता है, आई एम गोइंग होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब तो है भी नहीं, तो ये तो हो भी नहीं सकता था, ठीक है। अगला है आई डॉट डॉट टू ब्रेथ फ्रेश एयर, यानी यहाँ पे वांट वर्ब को जो है फील करने के लिए दिया है। वांट के अलग अलग फॉर्म दिए हैं। मैं चाहता हूं, ब्रीथ मतलब क्या बोलते हैं, सांस लेना, और फ्रेश मतलब ताजी, और एयर मीन्स हवा, यानी मैं ताजी हवा का सांस लेना चाहता हूं। तो यहाँ पे जो है आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वांट्स भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये भी है, तो हम आई के साथ एस नहीं लगाते, इसलिए वांट हो जाएगा। अगला है फ्यूचर के किसी निश्चित योजना के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यानी फ्यूचर में अब मान लीजिए कोई घटना है और वो एकदम निश्चित है कि नहीं घटेगा ही, उसको कोई नहीं बदल सकता। जैसे मंत्री लोगों का प्रोग्राम होता है कि 10 बजे यहाँ जाना है, फिर उसके बाद 12 बजे वहां जाना है,
उसके बाद अगले दिन यहाँ प्रोग्राम है, सब लिखित में रहता है, वो लोग जाते भी हैं। अकस्मात कभी ऐसी कोई घटना घटी तो वो मिस होता है, नहीं तो वो अक्सर जाते हैं। या हमारा ही कोई ऐसा प्लान है, जैसे शादी विवाह का दिन हम लोग रख देते हैं, एकदम होना ही होना है, वो बदलना नहीं है। अकस्मात कोई घटना घटती है, दुर्भाग्य ऐसा होता है तो चेंज होता है, नहीं तो वो फिक्स ही रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हिंदी में तो बोलते हैं कि उसकी शादी 12 अक्टूबर की होगी, उसका जो है एंगेजमेंट जो है 31 अक्टूबर का है, तो हम लोग बोलते हैं मतलब 31 अक्टूबर को होगा, ये भी कह देते हैं। लेकिन जब हम आएंगे ग्रामर में तो वहां पे उनकी शादी 12 अक्टूबर को होगी ये न बोल के होती है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और जब आप लोग ना न्यूज़पेपर पढ़िएगा ना, तो न्यूज़पेपर में भी इसका यूज होता है, मतलब इस नियम का यूज होता है। इसी नियम को फॉलो करते हुए वो लोग जो है न्यूज़पेपर में न्यूज भी प्रिंट करते हैं, इंग्लिश वाले। द चीफ मिनिस्टर डैश टुमारो, चीफ मिनिस्टर कल आएंगे, उस हिसाब से तो विल कम ही होना चाहिए, क्योंकि कल आएंगे अच्छा भी लग रहा है बोलने में, लेकिन ग्रामर का नियम है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना है। ऑप्शन दोनों है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक कम भी है और एक कम्स भी है, क्योंकि दोनों प्रेजेंट में लगता है। अब थर्ड पर्सन है तो इसलिए एस वाला लगेगा। एक अगला है हर मैरिज डॉट डॉट इन जुलाई, उसकी शादी जुलाई में मतलब होगी, या उसकी शादी जुलाई में आ रही है, तो आ रही है नहीं बल्कि आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कम कर नहीं सकते क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो कम्स ऑफ करना पड़ेगा। ये द कॉलेज डॉट डॉट इन में, यानी यहाँ पे रीओपन को ऑप्शन के रूप में 4 बार अलग अलग फॉर्म में करके दिया है। अब कौन से टेंस वाला फॉर्म लगाना है ये जानना है, तो कॉलेज में यानी कि मई महीने में खुलेगी, तो खुलेगी इस हिसाब से तो हमें विल लगाना चाहिए, शेल लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि निश्चित दे दिया तो वहां पे फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट और रीओपन्स, ओपन नहीं करेंगे ना क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो ये था हमारा चौथा नियम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए ये रहा, जब भी कोई सेंटेंस में हिया और देया, इसको हिया बोलेंगे ना, हेयर भी बोल देते हैं लोग, तो हेयर तो है नहीं है, क्योंकि हेयर का स्पेलिंग तो HAIR होता है, वो तो ये है नहीं एकदम, हिया है। क्या है, हियर, और लास्ट में आर रहता है तो आधा बोलते हैं ना, तो हिया देया। तो हिया देया का मतलब क्या होता है, यहाँ वहां, मत तो पूछो कहाँ कहाँ, हाँ तो ये नहीं होता है मत पूछो कहाँ कहाँ, बस यहाँ और वहां होता है। हिया मीन्स यहाँ, देया मीन्स वहां। और बात यह है कि जब भी कोई सेंटेंस इन्हीं शब्दों से शुरू हो, जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो यू आर अ बॉय, यू से शुरू हुआ है ना, लेकिन जब कोई सेंटेंस हियर से ही स्टार्ट हो जाए, देयर से ही स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा भाव व्यक्त कर रहा हो, यानी एक्सक्लेमेशन का बोध उससे हो, तो हमें उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना है। अब एक्सक्लेमेशन का बोध हो रहा है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस से कैसे पता चलेगा, तो हमेशा उस सेंटेंस के लास्ट में आपको ये वाला साइन दिखेगा, ये वाला साइन दिखेगा आपको, जो है ये मतलब ये वाला साइन दिखेगा। तो जब ये साइन दिख गया तो समझ जाना है कि या तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है या फिर ऑप्टेटिव का है, लेकिन ऑप्टेटिव में मे से स्टार्ट होता है, मे गॉड ब्लेस यू, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में अलग से एक स्पेशल वर्ड होता है। फिलहाल यहाँ पे हियर देयर की बात हो रही है, तो हियर देयर से स्टार्ट होकर के लास्ट में साइन ये लगा रहेगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सोचना है हियर से स्टार्ट है ना, देयर से स्टार्ट है ना, लास्ट में ये साइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ। ठीक है, देखिए अब हियर डॉट डॉट माई ब्रदर, अब कम को दिया है, यहाँ पे कम को 4 बार दिया है, अब कौन सा लिखेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला लिखेंगे। ये रहा वॉज कमिंग पास्ट है, केम पास्ट है, कमिंग ये प्रेजेंट है लेकिन कंटिन्यूअस वाला है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कम्स लिखेंगे। हियर कम्स माय ब्रदर, मेरा भाई इधर ही आ रहा है, भागो 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 नहीं तो पीट वो करेगा, बोलते हैं। देयर डॉट डॉट सावित्री, यहाँ पे गो को 4 बार में दिया है, मतलब अलग अलग टेंस में, तो देयर डॉट डॉट सावित्री। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये साइन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कौन ऑप्शन, वेंट नहीं है, गॉन नहीं है, गोइंग भी नहीं है, गोज है, इसका आंसर गोज। अच्छा ये भी है कि कोई जरूरी नहीं है कि देयर से स्टार्ट में होने वाला हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहे, ऐसे नहीं होता है क्या। एक राजा था तो देयर वाज अ किंग, ये भी तो होता है, लेकिन ये जब होता है तो उसके लास्ट में साइन देखिए फुल स्टॉप रहता है, तब ये होता है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, जब फुल स्टॉप रहेगा तो किसी भी टेंस में हो सकता है, देयर इज अ किंग वो भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, देयर विल बी अ किंग, यानी प्रेजेंट में भी हो गया देयर इज अ किंग,
देयर वाज अ किंग पास्ट हो गया, देयर विल बी अ किंग फ्यूचर भी हो गया, मतलब किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन जब ये साइन रहेगा और हियर देयर से स्टार्ट होगा तब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा ना, फ्यूचर में नहीं होगा। ये तो फ्यूचर में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, और क्या बोलते हैं पास्ट में भी हो सकता है, सब में हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म में जो घटनाएं घटती हैं, जो तो तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, उन सभी को बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। यानी फिल्म जब देखते हैं हम लोग, या फिर जब हम लोग कोई पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो घटनाएं लिखी गई होती है, टीवी पे जो घटनाएं दिखाई जाती है, उसको अगर आप आके बताना होगा आपको, आप बताइएगा, तो फ्यूचर में न बता करके, कंटिन्यूअस में न बता करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे आप, ठीक है। और इसी सबका फॉलो करते हैं न्यूज़पेपर वाला, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। जैसे सेंटेंस है कि इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, यानी इस किताब के पहले चैप्टर में, द ऑथर, कवि जो है, डॉट डॉट हिज लाइफ, इस किताब के पहले चैप्टर में कवि अपने जीवन के बारे में डिस्क्राइब मतलब वर्णन, क्या होगा, करते थे, करते हैं, करेंगे क्या। तो इस किताब के पहले चैप्टर में कवि अपने जीवन के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे किताब की बात आ गई। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब्स दोनों ही प्रेजेंट है, लेकिन कवि की बात है, थर्ड पर्सन है, तो डिस्क्राइब्स लगेगा। अगर यहाँ पे दी ऑथर की जगह पे अगर वॉइस होता है तो फिर क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या ऑथर्स होता, बहुत सारे ऑथर लोग होते, तो फिर ये लगाते बिना इस वाला। इन दिस फिल्म, इस फिल्म में प्रभास दैट्स द रोल ऑफ बाहुबली, यहाँ पे प्ले को दिया है 4 बार अलग अलग टेंस में, यानी इस फिल्म में प्रभास बाहुबली का रोल प्ले कर रहा है या प्ले करता है। हालांकि हिंदी में हम लोग बात करते हैं तो प्ले कर रहा है यही करते हैं, लेकिन प्ले करता है होना चाहिए। तो प्ले और प्लेस दोनों है, लेकिन ही सीट नेम के साथ प्लेस बोझ वाला लगता है ना, एस वाला, तो इसलिए प्लेस हो जाएगा। ये हमारा छठा नियम था, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अब चलिए, हाँ, अब आ गया 7 नंबर, रेडियो टेलीविजन। यानी रेडियो पे जो हम लोग सुनते हैं समाचार या जो भी चीजें, या टेलीविजन में जो हम लोग देखते हैं ना, या फिर इतिहास के तथ्य को, मतलब इतिहास जैसे मुगलों की जो घटना घटी है, सम्राट अशोक जो कि मतलब पूरे विश्व विजेता थे, जिन्होंने बहुत सारा युद्ध वगैरह लड़ा, तो उनकी जब भी घटना को हमें जब बताना होगा, ताजा बना करके पेश करना होगा, तो हम लोग किस टेंस का हेल्प लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी उसको भी बताने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना है। मान लीजिए कि आपको जो है सम्राट अशोक के बारे में बहुत कुछ बताना हुआ इंग्लिश में, तो आप जो है क्या कहेंगे, एक सम्राट अशोक थे, वो लड़ाई लड़े थे, हिंदी में तो ये बोलते हैं ना, लड़े थे, गए थे, ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलेंगे। इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लड़ते हैं, जीते हैं, मतलब जीते हैं, जीत गए थे नहीं, जीते हैं, लड़ाई जीते हैं, ऐसे करके बोलना पड़ता है। यही है इंग्लिश, दिमाग खराब कर देता है नहीं कभी कभी, पर कोई बात नहीं, एक बार समझ में आ गया तो फिर हमेशा याद रहता है। जैसे सेंटेंस है कि विराट डॉट डॉट आफ्टर द बॉल डॉट डॉट ईट एंड डॉट डॉट ईट ऑन द स्टंप। विराट जो है बॉल के पीछे, रन दिया है शुरू में सब जगह, तो विराट बॉल के पीछे क्या करता है, भागता है बॉल के पीछे, और यहाँ पे दिया है क्या करता है जी, दूसरे नंबर पे कैच दिया है तो कैच करता है, एंड तीसरे नंबर पे थ्रो दिया है तो थ्रो करता है इसको स्टंप पे। तो हमें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताना है, विराट थर्ड पर्सन है, तो इसलिए सब जगह एस, रन्स, कैचेस, थ्रो, ये तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। देखेंगे किसमें हो रहा है, रन्स, कैचेस, थ्रोज, ये रहा है, इसमें है सब, तो ये हो जाएगा। अकबर डॉट डॉट राजपूत प्रिंसेस एंड डॉट डॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म। यानी अकबर क्या किए, एक राजपूत प्रिंसेस से शादी किए और सेकुलरिज्म का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किए। तो किए पास्ट में लग रहा है ना, लेकिन इसको प्रेजेंट बताना है, शादी करते हैं, एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, ऐसे बोलना है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, मैरिज और सेट्स। तो मैरिज कह के ये भी स्पेलिंग दिया है, लेकिन जब वाई रहता है तो वाई को आई में बदल के और हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं। तो मैरिज है लेकिन सेट्स नहीं है, ये मैरिज भी है और सेट्स भी है, दोनों दिया है, तो यही होगा आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा बहुत ही खास नियम है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखेंगे, नियम वीवीआई है। फील, लव, हेट, डिजायर, होप, अपीयर, नो, इंटेंड, रिमेंबर, हियर, सी। सिम है, अच्छा उसका एम इधर आ गया है, सिम, SEEM,
सपोज, थिंक, सी, अंडरस्टैंड, वांट, फियर, सबका हिंदी पता है ना? जिसका नहीं पता होगा आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, मैं बता दूंगा, या देख भी सकते हैं डिक्शनरी वगैरह में। सपोज मतलब मान लेना, और थिंक सोचना, देखना, समझना, चाहना, भयभीत होना या डरना। सिम मतलब होता है SEEM, सिम मतलब प्रतीत होना या मालूम पड़ना। बाकी हियर है, हियर मतलब वो कौन सा, ये सुनने वाला हियर है, और उसमें HERE यहाँ वाला हियर था, अलग था स्पेलिंग। और रिमेंबर है, इंटेंड मतलब इरादा होता है। बाकी ये सब तो जानते ही होंगे आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं, दुनिया के जितने भी वर्ड हैं मतलब इंग्लिश में, वो सभी 8 भाग में बटे हैं। मतलब वही नाउन से लेकर इंटरजेक्शन। बॉय है तो नाउन है, इज है क्रिया है, प्ले है खेलना, ये भी एक क्रिया है। अगर कोई बोल देगा ऑफ, OF प्रेपोजिशन है, एंड कंजंक्शन है। मतलब 8 में से बाहर कोई भी नहीं है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे वर्ड जो है ये भी 8 में से किसी ना किसी एक भाग के ही होंगे। या तो नाउन होंगे, या प्रोनाउन होंगे, या एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कुछ ना कुछ तो होंगे ना। तो ये सारे के सारे वर्ब हैं, यानी कि क्रिया हैं। क्योंकि हम लोग क्रिया पढ़ते वक्त डिस्कस किए थे ना कि जिस हिंदी वाले शब्द के अंत में ना लगा हो तो वो क्या होता है, वो क्रिया होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, तो इन सब का हिंदी में ना आएगा। देखिएगा तो फील महसूस करना, प्यार करना, नफरत करना, डिजायर मतलब इच्छा करना, आशा करना, प्रतीत होना, जानना, समझना है, सब क्रिया है। लेकिन क्रिया में भी ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है। नाउन जैसे होता है ना 5, उसमें कई एब्स्ट्रैक्ट है जिसको हम सिर्फ फील करते हैं। तो इसका स्वभाव ये है कि ये कभी भी कंटिन्यूअस में यूज ना होकर के हमेशा इंडेफिनिट में होता है। लेकिन हिंदी में ना बहुत लोग कंटिन्यूअस में ही यूज करते हैं। जैसे अगर किसी को कुछ महसूस हो रहा है तो वो ये बोलता है कि मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। जबकि टेंस ये नियम कहता है, ग्रामर कहता है कि मैं महसूस कर रहा हूं, ये नहीं होता है, मैं महसूस करता हूं, ये होता है। मैं आपको प्यार कर रहा हूं, ऐसा कभी सुने हैं क्या? ये तो हिंदी में भी नहीं सुने होंगे। और फिल्मों में तो आप लोग देखे ही होंगे, सुने ही होंगे। आई लव यू बोलता है हीरो का, तो हीरोइनिया उधर से बोलती है आई हेट यू। कभी ऐसा सुने हैं क्या, आई एम लविंग यू, और वो उधर से बोलती है आई एम हेटिंग यू? ऐसा नहीं ना सुने हैं। क्यों नहीं सुने हैं? क्योंकि ये नियम होता ही नहीं है। वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो राइटर होते हैं वो भी, और बाकी हीरो लोग भी तो पता ही है, विदेश जा जाकर पढ़ा रहता है सब। तो उन लोग को मालूम है कि हेटिंग नहीं होता है, लविंग नहीं होता है, लव होता है। इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आई लव यू। ठीक है, आई एम लविंग यू ये नहीं बोलते हैं। यही नियम है, सब पढ़ा है वो लोग। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये अभी वो लोग सब पहले से पढ़ा है, जान रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि आई डॉट डॉट दैट यू विल सिक्योर गुड मार्क्स। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। यहाँ पे होप को दिया है 4 बार, यानी होप को हम लोग को फील करना है। तो होप किस टेंस में फील होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जांपल कौन कौन सा है? ये है और एक ये है। अब आई के साथ क्या लगता है? बिना एस वाला, तो इसलिए क्या लगेगा? होप लगेगा, आई होप। अगला है सी डॉट डॉट यू, वह तुमसे हेट करती है, HATE। हेट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो हेट सी थर्ड पर्सन है, तो हेट ना होकर के हेट्स होगा, एस लगा के, ये वाला हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारा 8 नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखेंगे, ये वाला नियम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 9 नंबर पे आ गए। तो वीडियो लंबा हो तो ये नहीं कि इसको भगा देना है, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे 1.5 उसमें 2 भी होता है। जितने पे आपको समझ में आए, मतलब बात सुन करके, उतना स्पीड बढ़ा करके जो है 1 घंटे का वीडियो आधे घंटे में भी देख सकते हैं 2 करके। ठीक है, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने पे क्या होगा कि समझ में नहीं आएगा, नियम भाग जाएगा। अब देखिए हमारे पास 2 वर्ड आया। अभी तक जितने भी सेंटेंस आ रहे थे सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहे थे। अब जो आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएंगे। टेंस के कितने नियम? 12 नियम। अब कैसे चलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद पास्ट आता है, पास्ट का भी यही चारों आता है। फिर फ्यूचर आता है, फ्यूचर का भी यही चारों आता है। तो आप लोग टेंशन ना लें कि मतलब 12 पढ़ने में, जब एक को पढ़ने में इतना टाइम लगा, मतलब कितना 8 नियम तक, तो बाकी 11 को कितना लग जाएगा? बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज ये हमारा पहला लेक्चर होगा। ठीक है, आधा आज पढ़ लेंगे और एक और वीडियो बनेगा। हमारा स्टडी रूटीन में ऐसा मेंशन भी किया गया है कि ये चैप्टर 2 दिन पढ़ना है हम लोगों को, तो 2 पार्ट में खत्म कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए टुमारो और नेक्स्ट, ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो कभी भी किसी भी टेंस में आएंगे। टेंस बोल रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस 3 टेंस में हो सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो सकता है, और प्रेजेंट
प्रेजेंट बोल रहा हूँ, फ्यूचर इंडेफिनिट में भी हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन किस टेंस में दिया है, किस टेंस वाला, उसके आधार पर हमें टिक करना है, ठीक है। अगर तीनों दिया है तो तीनों भी करना पड़ेगा। जैसे शी डॉट डॉट टू पटना टुमारो, तो यहाँ पे टुमारो दे दिया है, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। ऑप्शन देखेंगे किसका दिया है, प्रेजेंट का दिया है इंडेफिनिट का, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दिया है, या फ्यूचर इंडेफिनिट का दिया है। तो तीन तीन ऑप्शन दिया है, यानी कि तीनों में का दिया है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट गोस दिया है, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज गोइंग भी दिया है, और तीसरा विल गो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट भी दिया है, यानी ये पहला वाला ही आंसर हो गया इसका। अगला है वी डॉट डॉट टू पटना बाय द नेक्स्ट ट्रेन, यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया, तो नेक्स्ट आ गया तो ये भी कौन से टेंस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो वी डॉट डॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है जी, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हम लोग को, वो लिखना चाहिए। कंटिन्यूअस में अगर लिखेंगे तो वी है तो आर गोइंग लिखना चाहिए, और अगर फ्यूचर में लिखेंगे तो शैल गो लिखना चाहिए। चारों किसमें मिल रहा है, गो, आर गोइंग, शैल गो, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो गो, अगर दूसरा कंटिन्यूअस में लिखेंगे तो आर गोइंग, यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूं, और अगर फ्यूचर में लिखेंगे तो क्या होगा, वी के साथ शैल और हो जाएगा गो। ये तीनों किसमें मिल रहा है, गो, आर गोइंग, शैल गो, गो गो आर गोइंग शैल गो, ये रहा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास कुछ वर्ड्स, अब ये पूरी तरह से कंटिन्यूअस हो गया। नाउ, एट द मोमेंट, दो वर्ड है, ध्यान रखेंगे। ये जब भी किसी वाक्य में आएंगे तो हमेशा वो वाक्य किस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसमें तो इंडेफिनिट भी था, फ्यूचर भी था, लेकिन ये पूरी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे इसमें क्या आ गया, नाउ, NOW, तो यानी कंटिन्यूअस में ही लिखना है इसको। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस V4, सब्जेक्ट हो गया, एमिजार यहाँ पे चाहिए, वर्ब 4 चाहिए, तो एमिजार कहाँ है, इज है, V4 है, लेकिन यहाँ पे R V4 दोनों है, लेकिन V के साथ R लगता है तो ये हो जाएगा। अगला है माई सर्वेंट डॉट डॉट इन द गार्डन एट द मोमेंट, मेरा सर्वेंट इस क्षण गार्डन में काम कर रहा है, तो वॉकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉकिंग। अच्छा ये नहीं होगा, कैसे हो जाएगा, क्रिया भी तो चाहिए ना जी, सिर्फ वॉकिंग नहीं ना होगा, माई सर्वेंट और इज वॉकिंग ये वाला होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑफ, ऑन, इन, एट, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, विद इन, विदाउट, इन सबका मतलब तो पता है ना, ये सबके सब प्रेपोजिशन है। और इन प्रेपोजिशंस की खास बात ये है कि इसके बाद जब भी कोई क्रिया आता है, मुख्य क्रिया, तो वो हमेशा V4 वाले फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब हमेशा वो ING के साथ लिखा जाता है। तो देखिए एक सेंटेंस है, थिंक वेल बिफोर, यानी बिफोर मतलब पहले ना, तो अच्छी तरह सोच लो, बिफोर बोलने से पहले, यानी कि यहाँ पे स्पीक है तो बोलना ही होगा, तो बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। अब बोलने से पहले स्पीक तो होता है बोलने का, पर चारों में से कौन सा लिखेंगे यही डिस्कस करना है हम लोगों को, या फिर यही जानना है। तो क्योंकि हम जान चुके हैं कि बिफोर एक प्रेपोजिशन है और इसके बाद जब क्रिया आता है तो ING के साथ ही आता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्पीकिंग कर देंगे। अगला है आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं, डॉट डॉट टी, यानी टी पीने का शौकीन हूं, लेने का शौकीन हूं, टेक आ रहा है ना, तो टेक को हमें क्या लिखना पड़ेगा, ING जोड़ के लिखना पड़ेगा, यानी टेकिंग करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस चैप्टर में हम लोगों को शब्दों को याद रखना पड़ेगा कि नाउ एट द मोमेंट आएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखना है। अगर प्रेपोजिशन के ये सभी शब्द आ जाते हैं तो इसके बाद में ING लगता है, जैसे याद रखना पड़ेगा इन शब्दों को, भूल जाइएगा तो काम गड़बड़। चलिए अगला है माइंड, फॉरगेट, गिव अप। माइंड मतलब बुरा मानना, ये सब होता है, फॉरगेट मतलब भूलना, गिव अप मतलब आदत छोड़ देना कोई चीज, प्रिवेंट मतलब, देखिए मैं बता दे रहा हूं एक ही बार आप लोगों को, एक एक क्या बताना, यहां से यहां तक का सबका मतलब होता है रोकना, क्या होता है, रोकना। प्रिवेंट मीन्स रोकना, हिंडर, स्टॉप मतलब स्टॉप स्टॉप रोकना। लो जी इसमें थिंक आ गया है जी, थिंक को छोड़ देते हैं। प्रोहिबिट मीन्स भी रोकना, थिंक मीन्स होता है सोचना, थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना। ये सब बीचवा में घुस गया है, सब नहीं,
रिजर्वेशन लाइनों में लगते हैं हम लोग, बस आके बीच में घुस जाता है, वो वाला काम किया है ये। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कीप ऑन, ये ऑन इधर आया है उसका, इसका मतलब भी जारी रखना, सोचना, लीव ऑफ छोड़ना, फिनिश फिनिश करना यानी समाप्त करना। ये सभी ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद यदि और भी कोई दूसरा वर्ब आ जाए, यानी ये खुद ऑलरेडी वर्ब हैं और इनके बाद मतलब ये सब वर्ब हो गए, इसके बाद एक और वर्ब आ रहा है, तो उसमें क्या करना है, उसमें आईएनजी जोड़ करके उसको लिखना है, ध्यान रखेंगे। अब यही तो है याद करने की बात, क्योंकि पिछला ऐसा वर्ब्स आया था ना, फील, लव, डिजायर, हेट, वो ऐसे वर्ब्स थे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो रहे थे, और ये सभी ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर फिर कोई दूसरा वर्ब आता है तो आईएनजी जोड़ के लिखना है, याद करना पड़ेगा ना कौन किस में का है, तो पता चलेगा कि वो घुसा दिए इसमें, ये वाला लेके चला गया उसमें, हो गया गड़बड़, हम सोच के आए कि बनाए हैं सही, नंबर आ गया कम, तो फिर कहते हैं कि हम सही है तो बनाए थे, नंबर हमारा कम आया, कॉपी चेक ठीक से नहीं किया है, रीचेक में डालेंगे, रीचेक में फिर उतने आता है, कभी कभी और ही कम हो जाता है, तो ये सब बात ध्यान रखना है, थोड़ा सा बारीकियां हैं, ठीक है। और समय देना है पढ़ाई पे, आजकल समय नहीं दे रहे बच्चे, जल्दबाजी लगी हुई है, जल्दबाजी, जल्दी जल्दी पढ़ लो, जल्दी जल्दी खेल लो, जल्दी जल्दी जाओ, बाइक से जा रहा है, जल्दी जल्दी चलो पहुंच जाते हैं वहां पे, अरे जल्दी जल्दी पहुंच के क्या करोगे वहां पे, जल्दी जल्दी पढ़ के उसके बाद जो टिकमा बचेगा उसमें क्या करोगे, अब वो जो काम करने जाएगा फिर उसमें भी जल्दी जल्दी करेगा, फिर वहां पे भी समय बचाएगा, फिर वहां पे समय बचा क्या करोगे, यही लगा हुआ है हम लोगों के आजकल, ठीक है। खूब जल्दी 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 कर लो, हर जगह समय बचाओ, मान लो कि खाना बना रहे, जल्दी जल्दी बना लो, बना करके ये काम करना है, तो चलो ठीक है यहाँ पे समय बचा लिया, अब फिर वो काम करने गया तो वहां भी जल्दी जल्दी करेगा, फिर समय बचाएगा, अरे क्या करोगे इतने समय का, ठीक है, बचा बचा करके, तो इसलिए थोड़ा सीरियस होकर पढ़ा जाए। देखिए, आई डोंट माइंड योर डॉट डॉट लेट, यहां पे पहले ही एक वर्ड आ चुका है, पहले ही एक वर्ड आ चुका है माइंड, इसमें क्या आ चुका है ना माइंड, और उसके बाद एक और क्रिया आ रहा है, कौन सा क्रिया आ रहा है जी, कम, कौन सा क्रिया आ रहा है, कम, आई डोंट माइंड और कम को 4 बार लिखा गया है, तो हम ध्यान रखेंगे कि जब एक क्रिया आ जाता है, इसमें का कोई भी नहीं, तो इसके बाद आने वाला दूसरा वो कोई भी क्रिया हो सकता है, ये वाला कोई भी क्रिया हो सकता है, लेकिन यहाँ वाला इनमें से ही कोई ना कोई एक होगा, तो इस वाले क्रिया में हमें आईएनजी जोड़ के लिखना है, यानी कम लिखना है तो कमिंग करके लिखेंगे, ये रहा। अब ये नहीं कि इज कमिंग कर देंगे, सिर्फ आईएनजी ही जोड़ना है और कुछ नहीं जोड़ना है, आईएनजी वहां पर भी है लेकिन वो आईएनजी है, वो भी नहीं जोड़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कम है दिमाग में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सी प्रिवेंटेड मी, उसने मुझे रोका, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, डॉट डॉट देयर, यानी यहाँ पे गो को लिखा गया है, गो को, तो गो यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ड आया है प्रिवेंट, इसमें का ये रहा, उसने मुझे रोका फ्रॉम, वहां जाने से रोका, तो गो का हम लोग कौन सा फॉर्म लिखेंगे, आईएनजी जोड़ के, गोइंग, उसने मुझे वहां जाने से रोका। अगला, ही फॉरगॉट, फॉरगॉट मतलब भूल गया या भूल जाना, तो वह भूल गया, डैश द लेटर, और ऑप्शन में क्या है, पोस्ट है, यानी वो लेटर पोस्ट करना भूल गया, तो फॉरगेट इसमें क्या है ना, फॉरगेट को फॉरगॉट लिखा गया है, इधर है कहीं है, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ये रहा, मतलब कोई एक दो इसमें छूट भी सकता है, ये पूरा नहीं है और भी ऐसा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे टीसी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो फॉरगेट आ चुका है फॉरगॉट के रूप में, इसके बाद अगर कोई क्रिया आएगा तो उसमें आईएनजी जोड़ना है, तो भाई पोस्ट आ रहा है तो पोस्ट में आईएनजी जोड़ के लिख देंगे, पोस्टिंग, ठीक है। तो ये था हमारा अगला 12। अब देखते हैं 13 नंबर, एवर, नेवर, स्टिल, जस्ट, जस्ट नाउ, येट, ऑलरेडी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेटली, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड है, कैसे वर्ड है, एडवर्ब ऑफ टाइम के वर्ड है, ठीक है। मैंने बताया है कि सारे शब्द जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, कुछ ना कुछ होता है, ये सब एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये जब भी रहते हैं किसी भी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, अब प्रेजेंट परफेक्ट आ गया है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आएगा कुछ नियम, ठीक है ना, बी रेडी फॉर दैट। तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी डॉट डॉट आउट, और ऑप्शन दिया है, अब इसमें का वर्ड ऑप्शन में ही डाल दिया है, हैज गॉन जस्ट, जस्ट आया है ना, जस्ट यहाँ भी आया है, जस्ट यहाँ भी आया है, तो हम तो ये जान रहे हैं कि भाई जस्ट है तो नियम क्या लिखेंगे, हैव हैज प्लस V3, ये नियम हमारा होगा, ये तो पता है। तो सब्जेक्ट हो गया शी, हैज होना चाहिए, सी के साथ क्या लगता है, हैज, तो शी दिया ही है, हैज इसमें का हो ही गया, अब V3 लिखना है। तो देखिए शी हैज, यानी हैज चाहिए या V3 चाहिए, यानी हैज
और गो को दिया है ना गॉन, और बाकी इसमें का जस्ट रहेगा ही। तो देखिए हैज दिया है, गॉन भी दिया है, जस्ट भी दिया है। तो हैज दिया है, गॉन भी दिया है और जस्ट बाद में लगा है, इसके बाद में यहाँ पे लगाया है जस्ट। इसमें क्या किया है कि हैज जस्ट गॉन इसमें बीच में लगा दिया है, मतलब ये भी वही है, जस्ट हैज गॉन, यहाँ पे जस्ट को लिख के तब हैज लिखा है, तो ये तो इसी कट हो गया है क्योंकि पहले क्रिया आएगा ना। अब देखिए हम लोगों का बच्चा दो गो, इसी में से कौन एक होगा, बता सकते हैं कौन होगा? क्योंकि सब्जेक्ट हैज V3 हैज और ये गॉन V3, जस्ट इसमें यहाँ पे लिखा है, इसमें बीच में लिखा है, यही तो अंतर है, लेकिन है दोनों एक ही। कहाँ पे लगेगा? चलिए मैं अगला नियम बताता हूँ, फिर इसको बताइएगा आप लोग। अगला नियम नहीं है बल्कि इसी का है पार्ट। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बात है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसीलिए इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले लिखा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो है सहायक क्रिया के बाद और मुख्य क्रिया के पहले, यानी यहीं पे ये लिखा जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं आप लोगों को थोड़ा सा आराम हो जाए। यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ टाइम प्लस मेन वर्ब। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वो जो आया था ना येट, सब कहां पे लिखा जाता है? बीच में लिखा जाता है। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया हैज, उसके बाद वो बीच में लिख के तब लास्ट में V3 लिखना है। तो जैसे द गर्ल डॉट डॉट द ट्रेन, लड़की जो है कभी ट्रेन नहीं देखी है, तो पहले क्या होगा? द गर्ल के बाद में हैज आ गया, हैड तो होगा नहीं, ये हो सकता है हैज और एक ये हो सकता है। हैज के बाद में क्या आना चाहिए? एडवर्ब ऑफ टाइम आना चाहिए। तो हैज के बाद में देखिए नेवर आया है, हैज के बाद में सीन आया है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हैज के बाद में सीधे वो आ चुका है V3 में भी कौन सा है? ये रहा है, वर्ब का तीसरा रूप आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा हमारा? यही हो जाएगा हैज नेवर सीन। माई फादर डॉट डॉट येट। अच्छा, येट के बारे में एक नियम है कि येट का प्रयोग जो है ना निगेटिव या इंटेरोगेटिव में होता है। सेंटेंस हमेशा निगेटिव होना चाहिए, नहीं तो इंटेरोगेटिव प्रश्न वाला होना चाहिए, तभी येट आएगा, और वो भी कहाँ पे? अंत में। हालांकि हम अभी बात किए कि बीच में आता है सभी शब्द, लेकिन येट ऐसा है जो अंत में आता है। एक तो निगेटिव में, देखिए ये निगेटिव नहीं ना है, फिर भी इसमें नेवर का प्रयोग हुआ है, लेकिन येट हमेशा निगेटिव में यूज होता है, इसीलिए देखिए ऑप्शन में सब में नॉट लगा हुआ है, या फिर यहीं पे कहीं नॉट दिया रहता है। ठीक है, तो माई फादर प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखना है ना, फादर के साथ हैज लगेगा। माई फादर हैज नॉट, और स्लेप्ट करना है, V3 स्लेप्ट होता है, तो हैज नॉट स्लेप्ट ये हो जाएगा। वो हैज नॉट स्लीपिंग है, हैव दे दिया है, तो फादर के साथ हैव नहीं ना लगता है, तो इसलिए बी नहीं होगा, और लास्ट में येट लगा है। अगर येट की जगह पे कोई दूसरा होता तो बीच में लगा रहता है, यानी हैज येट नॉट स्लेप्ट ऐसे करके रहता है, यहीं पे लग लेता है। तो याद रखेंगे जितने भी शब्द थे। दिस बॉय नेवर डॉट डॉट अलाई, यानी ये लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। हालांकि नेवर आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, ठीक है, हैज टोल्ड होना चाहिए, लाइक नेवर टेल जो है उसको टोल्ड करना चाहिए, लेकिन ये एक लौता ऐसा वाक्य है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, बाकी परफेक्ट में ही होगा। आई हैव नॉट गॉन देयर येट, ये देखिए लास्ट में एट लास्ट में आया है ना एक बार फिर से, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। सिर्फ इसी को याद रखना है, यही प्रेजेंट परफेक्ट के नियम को नहीं मानता है, बाकी सब मानते हैं। एक बार फिर से मैं आपको वो सारे वर्ड्स को दिखा दे रहा हूं, यही सारे वर्ड्स हैं, और मैं पूछा था कि इसका आंसर क्या होगा। तो अभी मैंने बताया कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम वाला वर्ड है वो बीच में आएगा, दोनों के बीच में सहायक क्रिया और ये मुख्य क्रिया यहीं पे आएगा। तो यानी सी के साथ हैज, उसके बाद जो जस्ट दिया है तो जस्ट, और वर्ब 3 लिखना है तो गॉन। ये कहाँ पे है? हैज जस्ट गॉन, ये रहा, ये सी वाला है। बगल में तो हम लोग लिखे थे, बगल में लिखे थे, बगली में नहीं लिखे थे, ठीक है, ध्यान रखें। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला नियम, सिंस फॉर। सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। हालांकि सिंस और फॉर का प्रयोग जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड टेंस हम इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही करते हैं। तो जब भी किसी वाक्य में दिखा तो वही नियम लगाना है। बताइए इसका नेम क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीइंग V4, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद फॉर सिंस, और फिर उसके बाद टाइम।
और फॉर सिंस में तो पता है ना कि कब फॉर लगता है कब सिंस, अगर नहीं मालूम है तो टेंस देख लेंगे आप, टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वहां पे मैंने बताया हुआ है। अब देखिए वी डॉट डॉट इंग्लिश फॉर 14 मंथ्स, यहाँ पे 14 मंथ्स आ गया ना, 14 मंथ्स यानी समय आ गया, और फॉर भी दिया हुआ है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। मतलब ये तो पास्ट का भी हो सकता है, लेकिन फॉर लगा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हमें लिखना है। तो सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट तो दे चुका है ना, सब्जेक्ट प्लस क्या चीज, हैव, हैज प्लस बीन प्लस V4। तो देखिए सब्जेक्ट दिया है, V4 भी दिया है, हमें क्या लिखना है, हैव हैज बीन, तो वी के साथ क्या लगेगा, अब मैं आंसर लिख रहा हूं इसका, वी के साथ क्या लगेगा, हैव, सब्जेक्ट दिया था और ये भी दिया था, हमें ये दोनों लिखना है, तो वी के साथ क्या लगता है, तो हैव लिख दिए। अब क्या लिखना है, बीन, तो बीन लिख देंगे। तो हैव बीन कहाँ है जी, ये रहा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ आया ना। तो ये जो था हमारा प्रेजेंट था, प्रेजेंट ये खत्म हो गया जी, यानी प्रेजेंट का जो पार्ट है वो खत्म हो गया। प्रेजेंट का इंडेफिनिट भी हम लोग पढ़े, कुछ नियम पास्ट का भी आया, पास्ट बोल रहा हूँ सॉरी, प्रेजेंट में हम लोग जो है कुछ नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे पढ़े, कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट का और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, पास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि आज प्रेजेंट का बताया, कल पास्ट का, तो फ्यूचर का अगले दिन बताएंगे तो 3 दिन हो जाएगा। डोंट वरी, 2 ही दिन लगेगा, आज ये खत्म हो गया ना, तो कल हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट और फ्यूचर दोनों वाला खत्म कर लेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम ही नियम है, इसी में ज्यादा था, ठीक है। तब तक इसे जो है आप अच्छे से कंप्लीट कर ले और याद कर ले, नोट्स बनाना होगा तो नोट्स बना ले। और फिर से वही रिक्वेस्ट कि आप जो है वीडियो को शेयर करें, अगर नया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।